वेलकम स्टूडेंट्स। तो टॉर्क के बारे में आप सभी लोग जान चुके हैं कि टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। टॉर्क के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? एक्सिस। अगर हमें कोई एक एक्सिस दी जाए और फिर कहा जाए कि उस एक्सिस के अबाउट किसी भी पार्टिकल का अगर मुझे टॉर्क निकालना है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे हमारे पास ये देखिए एक्स और वाई एक्सिस है। इधर मैंने एक्स एक्सिस बनाई है और ये है वाई एक्सिस, ध्यान दीजिएगा। और ये कोई एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल का मास मैंने दे दिया है 2 किलोग्राम, और ये जो है ये एक्स डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से जा रहा है, ध्यान देना। और ये है हमारा ओरिजिन। इस ओरिजिन को एक्सिस मानते हुए अगर हमें इस पार्टिकल पर लगने वाला टॉर्क निकालना है, इसकी यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है और ये एंगल दिया गया है इसका 30 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? इसका टॉर्क। देखिए जो इसका टॉर्क हम लोग निकालेंगे तो ये टॉर्क इक्वल टू कैसे निकलेगा? तो टॉर्क इक्वल टू हम लोग लिखते हैं आर, जो आर आपका परपेंडिकुलर होता है इस वाले पर। ये हमारा मास है, ये हमारा एक्सीलरेशन है, और ये हमारा जो आर दिया हुआ है ये ना लेकर के हम कौन वाला आर लेते हैं? जो इस आर पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो वाला। तो जरा देखो ये आपका 10 दिया है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 साइन 30 डिग्री। समझ रहे ना आप इस बात को? ये कितना हो जाएगा? 10 साइन 30 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा जो फोर्स है, देखिए फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही? 2 × 4, मतलब ये फोर्स आ रहा है 8 न्यूटन, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर परपेंडिकुलर, ये आ रही है 10 × साइन 30 मीन्स 1/25। तो हमारा एफ और आर का जो ये प्रोडक्ट है देखो कितना आ जाएगा? 8 × 5 = 40 न्यूटन मीटर। ध्यान दीजिए, तो ये हम लोगों ने टॉर्क निकाल लिया है। देखिए टॉर्क निकालने के लिए क्या होता है कि हमें या तो फोर्स दिया जाए तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पर निकाल लेना है, और अगर मान लीजिए कोई डिस्टेंस दिया है तो हमें उस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर फोर्स निकाल लेना है। ये बात हमने आपको पिछले लेक्चर में बताई है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। हाँ, अब मैं एक प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करूंगा। एक प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि एक प्रोजेक्टाइल जो है वो किसी एंगल पर और किसी इनिशियल वेलोसिटी से फेंका जाता है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल ये ले रहे हैं, एक प्रोजेक्टाइल जो कि एक इनिशियल वेलोसिटी से, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड, और ये फेंका गया 60 डिग्री के एंगल पे। ध्यान दें, जब ये किसी भी टाइम पर यहाँ कहीं होगा, ये बेटा इसका कोई भी पॉइंट हम लेट कर लेते हैं एक्स वाई, जब ये हमारा प्रोजेक्टाइल यहाँ पे होगा, इस समय इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इस ओरिजिन को हमने क्या मान लिया है? एक्सिस। ये हमारा ओरिजिन है और यहाँ से हमें इस पर लगने वाला टॉर्क कैलकुलेट करना है। देखिए ये जो पार्टिकल होगा, इस पार्टिकल पर इसका खुद का वेट mg किधर लगेगा? नीचे, और इस पार्टिकल की ओरिजिन से जो हमारी डिस्टेंस होगी वो हम लोग इस तरह से निकालते हैं। देखिए ये जो डिस्टेंस हम लोगों ने निकाला है, एक्चुअली ये इसकी इंस्टेंटेनियस पोजीशन होती है। क्या होती है? इंस्टेंटेनियस पोजीशन, जो कि हम लोग जान चुके हैं। जब प्रोजेक्टाइल मोशन में ये हम लोगों ने पढ़ा है तो हमें पता है कि ये r वेक्टर इज इक्वल टू u cos थीटा t i कैप और प्लस u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ GT स्क्वायर j कैप होता है। देखिए आपको एक बात मैं थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहूँगा, ये जो मैंने लिखा है एक्चुअली यहाँ का पोजीशन वेक्टर r वेक्टर इज इक्वल टू x का i वेक्टर और y का क्या होता है? j वेक्टर। लेकिन x मतलब कि अगर t समय की बात करें तो t समय में जितना ये x डायरेक्शन में चला है
और टी समय में जितना ये वाई डायरेक्शन में चला है वो दूरियां, वो डिस्टेंस यहाँ लिखा गया है। इस डायरेक्शन में हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी u cos थीटा कांस्टेंट होती है, जो कि यहाँ के हिसाब से 40 cos 60 हो जाएगा और इधर वाला 40 sin 60 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी u cos थीटा इनटू t समय में कितना दूर चलेगा, u cos थीटा t i कैप प्लस u sin थीटा माइनस ऑफ जी टी स्क्वायर जे कैप। ये वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा ये 40 sin 60 ये हमारा u sin थीटा हो जाएगा। और जब ये ऊपर चलेगा तो चूंकि यहाँ पर जो बेटा g लगता है वो हमेशा किधर लगता है, नीचे, तो इसका जो मोशन होगा वो रिटार्डिंग वाला होगा, तो इसलिए u sin थीटा t माइनस ऑफ जी टी स्क्वायर लिख दिया है। ओके, ये है हमारा r। अब ये जो f लग रहा है इस पे, तो f इक्वल टू एम जी, इसका डायरेक्शन किधर है, नीचे, तो नीचे के डायरेक्शन को हम क्या लिखते हैं, माइनस जे कैप। तो ये हमारा r वेक्टर है, ये फोर्स वेक्टर है। अगर मुझे टॉर्क चाहिए तो हम r वेक्टर और f वेक्टर का क्या निकाल लेते हैं, क्रॉस। ठीक है, समझ गए आप। तो ये हम लोग जब क्रॉस निकालते हैं तो क्रॉस निकालने का हमें तरीका आना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग क्रॉस निकालते हैं। ए क्रॉस बी में देखिए, ये चीज़ आई क्रॉस जे करते हैं तो के आता है, और जे और के का करते हैं तो आई आता है, और अगर हम लोग के और आई का करते हैं तो जे आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। अगर इसका उल्टा हो गया, जे क्रॉस आई कहे तो माइनस के, अगर के क्रॉस जे कहे तो माइनस आई, और अगर आई क्रॉस के कहे तो माइनस जे। ठीक है, तो बारी बारी से ऐसे हम जो है इसका सब में कर लेते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें और इसमें जब हम करेंगे तो देखो कितना आएगा, आर क्रॉस एफ जैसे ही आप करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम लोग आई को जे से कराते हैं, तो आई को जे से कराइए तो के मिलता है, तो चलिए ये माइनस में है और एम जी, तो ये टोटल देखो कितना आया, माइनस एम जी इंटू यू कॉस थीटा टी का के कैप। ठीक है, आई क्रॉस जे कराया तो कितना मिला था मुझे, के कैप। ओके, अब हमारा देखिए, अब इसका ये जे है और ये जे है। देखिए जे का जे से क्रॉस कराते हैं तो जीरो आता है, जे का जे से कराते हैं तो जीरो आता है। ठीक है, ये बात हमने आपको यहाँ पर बतानी थी कि आई क्रॉस आई कराइए या जे क्रॉस जे कराइए या के क्रॉस के कराइए तो आपको आंसर क्या मिलता है, जीरो। तो इस हिसाब से ये देखा जाए तो आगे जीरो मिल जाएगा। तो मुझे आर क्रॉस एफ की वैल्यू मिल गई माइनस एम जी यू कॉस थीटा टी के कैप। ओके, अब बेटा जो यहाँ पर मैंने यू लिखा है और जो थीटा है और इसका जो मास होगा, इसका मास को अगर हम लेट कर लेते हैं सपोज 1 किलोग्राम, तो देखो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, ये इक्वल टू माइनस करेंगे 1 इंटू जी की वैल्यू 10 लेते हैं और यू की वैल्यू कितनी लेते हैं 40, और कॉस थीटा 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो इसको चलो 1/2 कर दिया और ये के कैप लिख दिया। देखिए कितना आ गया टोटल, ये 400/2 मतलब माइनस 200 के कैप। ठीक है, तो माइनस 200 के कैप आ गया। तो ये डायरेक्शन है माइनस के कैप इसका। ठीक है, तो जब टाउ हम लिखेंगे तो 200 और ब्रैकेट में माइनस के कैप, ये डायरेक्शन है और ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड। तो इस मैग्नीट्यूड को न्यूटन मीटर में हम लोग लिख लेंगे, इसकी यूनिट ये होती है। समझ गए आप। तो टॉर्क निकालने के लिए किसी भी पार्टिकल का अगर वो मोशन कर रहा है, उस पर कोई फोर्स लग रहा है और किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर हमें टॉर्क चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम बस केवल उस एक्सिस से वहाँ का जो आर है वो वेक्टर निकाल लेंगे और जो फोर्स वेक्टर है वो निकाल लेंगे, दोनों का क्या निकाल लेंगे, क्रॉस निकाल लेंगे। ठीक है, अगर हमें कभी कभी स्केलर में निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उस mg वाली जो लाइन है उसको बढ़ाते हैं और उसका यहाँ से यहाँ तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आती है वो निकाल लेते हैं, तो हमें टॉर्क मिल जाता है। देखिए इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते थे। देखिए हमने आर क्रॉस एफ किया ना, इतना बड़ा सब ये सब किया, इसको शॉर्टकट में एक और तरीका है लगाने का, तो आइए देखते हैं।
हाँ, तो हम बात कर रहे थे दूसरे तरीके की। देखिए दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे अगर हमारा जो प्रोजेक्टाइल था, मैंने आपको यहाँ पर दिया था, ये है आपका 40 मीटर पर सेकेंड और ये एंगल कितना दिया था 60 डिग्री। और अगर हम आपसे ये कहें सीधा सीधा कि कुछ समय के बाद, देखिए कुछ समय के बाद आपको निकालना क्या है यहाँ पर प्रोजेक्टाइल का जो भी है। जैसे अभी बात करते हैं हम टाइम की। जैसे अगर आपसे कहे कि 1 सेकंड बाद आप क्या निकालिए इसका, 1 सेकंड बाद इसका निकाल लीजिए टॉर्क कितना लगेगा। तो 1 सेकंड के बाद हमारा प्रोजेक्टाइल अगर यहाँ पर आ जाता है तो इसका mg किधर लगता है, नीचे, तो mg इधर नीचे लगेगा। और 1 सेकंड में इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इस एक्सिस वाले पॉइंट से, वो क्या होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई और ये हमारा फोर्स की लाइन हो गई। तो देखिए इसके डायरेक्शन में इधर जो वेलोसिटी होता है वो कितना होता है 40 का cos 60, 40 का cos 60 लगता है। तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी में अगर मैं बात करूं t समय, मतलब 1 सेकंड बाद, t अगर 1 सेकंड लिया जाए तो इस डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा वो बनेगा आपका u cos थीटा इंटू टी वाला फॉर्मूला से, क्योंकि इस डायरेक्शन में t समय में कितना ये आ रहा है। तो u हमने 40 रखा और cos हमने 60 रखा, समय को कितना रखा 1, तो ये आ गया 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर आ गया। अब क्या करना है, जो इस पर ये फोर्स लग रहा है, हमने मास कितना लिया था 1 किलोग्राम, तो वेट कितना लगेगा इधर 10 न्यूटन का, तो 10 न्यूटन का इसका वेट है और यहाँ से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 20 है। तो यार यहाँ पे r परपेंडिकुलर और f का मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू 10 कर दो, तो यार ये 200 आ जाता है। कितना आ जाता है 200। ओके, तो 200 न्यूटन मीटर ये हमारा आ गया टॉर्क। अब बात है दिशा की, डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखिए आर वेक्टर किधर होता है, मेरा आर वेक्टर यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसे जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो हमारा आर वेक्टर होता है। और बेटा ये फोर्स किधर है, नीचे। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है भाई, हम आर की तरफ फैलाएंगे और फोर्स की तरफ मोड़ेंगे, तो हमारा यार थंब जो है वो अंदर जा रहा है ना, अंदर। तो ये वाली जो डायरेक्शन हमने ली है ये एक्स वाली है, ये वाई वाली है, बाहर वाली जेड वाली है, तो अंदर वाली क्या होगी माइनस जेड होगी ना। तो माइनस जेड होगी तो इसका डायरेक्शन क्या लिखोगे, माइनस के कैप लिखोगे। ठीक है, समझ गए आप। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर पार्टिकल का हमें टॉर्क निकालना है उसके प्रोजेक्शन वाले पॉइंट को एक्सिस मानते हुए, तो ये तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे भी एग्जांपल देखते हैं। अब मैं आपको बात बताता हूँ एक रॉड की, जो कि एक टेबल पे कुछ इस तरह से पड़ी हुई है। देखिए ज़रा, ये एक टेबल है और इस टेबल पे एक रॉड जो है वो कुछ इस तरीके से पड़ी हुई है। ये देखिए, ये रॉड मेरी कुछ इतनी लेंथ की है और ये है आपकी टेबल। ओके, तो ये जो टेबल है, तो ये टेबल इस रॉड की जो आधी लेंथ है, देखना यहाँ से यहाँ तक क्या है L/2 और बाकी की आधी लेंथ ये है। ओके, तो आधी लेंथ यहाँ पर टेबल पे है और आधी लेंथ जो है वो बाहर है। लेकिन इस रॉड का जो मिडिल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट, सेंटर जो है वो यहाँ पे है, तो इसका जो वेट होगा वो कुछ इस तरीके से पास करेगा यहाँ से। ठीक है, तो इसका जो ये वेट है बिल्कुल यहीं से पास हो रहा है। ये देखो कॉर्नर पॉइंट है टेबल का, ये कॉर्नर है। अगर ये कॉर्नर पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, एक्सिस, तो इस एक्सिस से ये जो फोर्स है, इसका जो वेट है ये पास हो रहा है। तो ये जो mg है इसका टॉर्क हम लोग जब निकालेंगे तो r क्रॉस f वाले फॉर्मूला से जब हम करेंगे
आर परपेंडिकुलर, तो आर परपेंडिकुलर तो 0 होगा ना, क्योंकि ये फोर्स वाली लाइन इस एक्सिस को कट कर रही है, मतलब आर नहीं है। और एफ कितना है mg, तो 0 में अगर mg करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा 0। एक बात ध्यान दे, मैंने क्या बताया कि ये रॉड का सेंट्रल पॉइंट है, इसका वेट यहाँ पर लगेगा नीचे, और यहीं पर मैंने क्या मान लिया एक्सिस। तो अगर ये वाला वेट इस एक्सिस से पास हो रहा है तो ये टॉर्क नहीं देगा, पिछले लेक्चर में बात हो चुकी है। ओके, तो इसका टॉर्क 0 हो जाएगा। अच्छा, टॉर्क 0 होने का मतलब ये हुआ कि ये जो रॉड है ये रोटेट नहीं करेगी, ये जैसे है वैसे रहेगी। ओके, कंडीशन दूसरी देखिए अब यहाँ पे। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जो दूसरी वाली कंडीशन होगी वो क्या बनेगी, जरा उसको देखिए। अगर आपकी टेबल ये है और आपकी जो रॉड है ना वो कुछ इस तरह से हो चुकी है, आपकी जो टेबल है वो टेबल यहाँ तक थी, बस ये है हमारी टेबल, और इसका जो सेंटर है वो यहाँ पे आ चुका है, ध्यान दीजिए यहाँ पे सेंटर आ चुका है, तो इसका जो mg या वेट लगेगा किधर लगेगा, नीचे। और ये आपका जो पॉइंट था कॉर्नर पॉइंट, यही आपकी क्या थी, एक्सिस। ठीक है, ये एक्सिस है। अब एक चीज़ बताना कि ये जो रॉड की टोटल लेंथ हुआ करती थी वही कितनी थी, L/2, सॉरी L/2 सेंटर से यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की L/2 हो जाएगा। ओके, और इसका जो यहाँ से डिस्टेंस है ये हम लोग लेट करते हैं, ये कितना है, L/4। ठीक है, अब ये वाला जो केस है जरा देखना, ये जो इसका वेट लग रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है ना, और ये एक्सिस यहाँ पे है, तो इस एक्सिस और इसके बीच का जो ये परपेंडिकुलर जो गैप आ रहा है वो कितने का आ रहा है, L/4। तो ये L/4 का जो गैप है और ये हमारा जो फोर्स लग रहा है F, वो कितना लग रहा है, mg। तो यार टॉर्क यहाँ पर देखो हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू आर परपेंडिकुलर में F से जरा मल्टीप्लाई कर देना, तो mg में L/4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो mg L/4 क्या हो जाएगा, इसका टॉर्क, मतलब अब टॉर्क लगेगा। टॉर्क अब 0 नहीं होगा। अच्छा, अगर टॉर्क लगेगा तो टॉर्क लगने से बॉडी में कौन सा मोशन जनरेट होता है, रोटेशनल मोशन, मतलब ये बॉडी रोटेट करेगी। अच्छा, अगर ये बॉडी रोटेट करेगी तो एक्सिस क्या होगा, ये हमारी एक्सिस हो गई है। अच्छा, रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो किधर होगा, देखो ये वाला जो फोर्स लग रहा है वो नीचे लग रहा है, अगर मैं बात करूँ ये नीचे लग रहा है तो इसका रोटेशन इस तरह से होगा क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ एक्सिस है और ये नीचे लगा रहा है तो ये ऐसे घूम जाएगी, तो बेटा ये जो रॉड है ना ये यहाँ पर टिकेगी नहीं, ये रोटेट करते हुए नीचे गिर जाएगी, ये नीचे गिर जाएगी, इसमें रोटेशनल मोशन आ जाएगा। तो आगे की कहानी क्या होगी अभी हमें नहीं जाननी है, लेकिन अभी की जो सीन दिख रही है वो बस ये बताता ही है कि इस पे क्या लगना है, टॉर्क लगना है। ठीक है, और वो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा वो भी देख लो। ये देखो, ये हमारा आर इस डायरेक्शन में होता है, ये एक्सिस है, ये आर है, ऐसे फैलाओ, और फोर्स किधर लग रहा है, नीचे। तो बेटा आपका जो थंब है वो किधर जा रहा है, ये थंब किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो अंदर की तरफ टॉर्क का डायरेक्शन हो जाएगा। एक्सिस आपकी ऐसे है ना, एक्सिस आपकी ऐसे है, इस तरह से अंदर बाहर वाले डायरेक्शन में, तो टॉर्क या तो अंदर हो सकता है या बाहर हो सकता है। अगर आपकी रॉड क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो टॉर्क अंदर होता है, एंटी क्लॉक करती है तो टॉर्क बाहर होता है। सिंपल सी बात, समझ गया, ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपको टॉर्क निकालना समझ में आ रहा है ना कि टॉर्क कब लगता है, कैसे लगता है। डिफरेंट सिचुएशंस में मैं आपको बता रहा हूँ, अलग अलग सिचुएशन, जब ये ढेर सारी सिचुएशंस आप कर लेंगे ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। चलिए अभी और भी केसेस करते हैं। हाँ, तो हमारे अगले केस में देखिए मैं एक ब्लॉक को कंसीडर कर रहा हूँ, ये एक ब्लॉक है और ये जो ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक पर यहाँ ऊपर, बिल्कुल ऊपर मैंने एक रस्सी बांध के एक फोर्स लगाया है और ये फोर्स कितना है, F, ध्यान दें। और इसका जो वेट होगा, इसका वेट किधर लगेगा, नीचे। इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा यहाँ पर वो लगेगा ऊपर, ये नॉर्मल किधर लगेगा, ऊपर। ठीक है, ओके। और देखिए ये जो बॉडी है ना, ये जो मैंने ब्लॉक कंसीडर किया है, ये क्या है, ये एक क्यूब है, और अगर ये क्यूब है तो इसका कुछ डायमेंशन होगा, तो इसके साइड की जो लेंथ है ना यहाँ से यहाँ तक वो है a,
ठीक, ओके। अब जरा एक चीज देखो, ये जो हमारा mg है, n है, f है, ये ढेर सारे फोर्सेस लग रहे हैं। तो यार कौन कौन से फोर्स जो है इसमें टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं? अगर बात किया जाए कभी फ्यूचर में, तो ये जो बॉडी है अगर ये कभी रोटेट करेगी, तो ये वाला पॉइंट पर हमने क्या कर दिया, एक छोटा सा ऑब्स्टेकल लगा दिया। यहाँ छोटा सा क्या लगा दिया, एक ऑब्स्टेकल लगा दिया है कि जब ये फोर्स जो है इस बॉडी को खींचने की कोशिश करेगा तो ये वाले पॉइंट पर रोटेशनल मोशन हो सकता है। भाई बॉडी को ये रोकेगा ना, तो यहाँ रोटेशनल मोशन हो सकता है, ठीक है। तो अगर यार ये रोटेशनल मोशन इस वाले के अबाउट होगा तो इसी को हम क्या मान लेते हैं, एक्सिस। ये हमारी क्या है, एक्सिस। देखिए एक बात बता दे भाई, अगर आपको रोटेशनल मोशन पढ़ना है और उसमें टॉर्क जो भी क्वांटिटीज देखनी है, तो सबसे पहले तो आप ये सिलेक्शन कर लीजिए कि भाई आपकी एक्सिस है कहाँ पे। यार बिना एक्सिस के चीज़ों को हम नहीं बता सकते, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं बिना एक्सिस के। तो ये आपकी एक्सिस हो गई। अब अगर हम लोग टॉर्क निकालें तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। ये हमारा जो mg है, इस mg का टॉर्क निकालिएगा। तो mg का जो टॉर्क निकालेंगे तो mg वाली लाइन नीचे जा रही है और इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा और ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी a/2, क्योंकि ये हमारा क्यूब है और इसकी लेंथ a होती है, आधी लेंथ कितनी हो जाएगी, a/2। तो यार a/2 डिस्टेंस है, mg फोर्स नीचे लग रहा है, तो इसका जो टॉर्क बनेगा वो कितना बनेगा, mg × a/2, ठीक है। और दूसरी चीज देखो, ये जो mg लगेगा तो एक्सिस किधर है, उस तरफ, एक्सिस किधर है, उस तरफ। तो ये इधर नीचे, मतलब ये चाहेगा कि ये ब्लॉक किस तरफ घूमे, इस तरफ घूमेगा। इस तरफ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। मैं इसको ब्रैकेट में AC लिख देता हूं, ए का मतलब एंटी और सी का मतलब क्लॉक। ये एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाएगा, ओके ठीक। अब चलिए जरा नॉर्मल का टॉर्क देखते हैं। यार ये जो नॉर्मल है, आपको एक बात बता दें कि ये जो नॉर्मल होता है ना, तो नॉर्मल का कोई यहाँ पर टॉर्क नहीं है, एक्शन का क्या है, एक रिएक्शन है। ये एक्शन का क्या है, ये एक रिएक्शन है। तो अभी की बात करें तो केवल ये हमारा कौन सा देगा, ये mg ही टॉर्क देगा, नॉर्मल। यार एक बात बताओ, अगर ये एक्सिस हो गई और इस एक्सिस को जब ये बॉडी थोड़ी सी उठेगी तो कांटेक्ट खत्म हो जाएगा ना, तो नॉर्मल यहाँ पर नहीं लगेगा। फिर नॉर्मल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस एक्सिस पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब इस नॉर्मल को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, क्योंकि यार नॉर्मल तो वहाँ लगता है ना जहाँ पर बॉडी सरफेस के साथ कांटेक्ट में हो, और अगर ये एक्सिस हो गई तो फिर यहाँ पर कांटेक्ट अभी थोड़ा सा, ये जब बॉडी ये ऊपर उठेगा सरफेस को छोड़ेगा तो नॉर्मल तो खत्म हो गया ना। तो नॉर्मल कहाँ से पास करेगा, एक्सिस से। और एक्सिस से अगर नॉर्मल पास करता है बेटा, एक्सिस से अगर नॉर्मल पास करता है तो वो नॉर्मल टॉर्क नहीं देगा, क्योंकि एक्सिस को कट करने वाले फोर्सेस टॉर्क जनरेट नहीं करते। समझ रहे हैं ना आप, ठीक। तो बेटा एक टॉर्क इसने दिया और दूसरा टॉर्क उसका निकाल लेते हैं। फोर्स का हम जो लगा रहे हैं, यार इस फोर्स की इस वाले एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो यही तो होगी ना। ये वाली डिस्टेंस कितनी दी गई है, a। तो यार यहाँ पर a कर दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स आपका हो गया F। अच्छा, तो ये किस डायरेक्शन में इसको घुमाएगा, ये फोर्स उधर लग रहा है ना, तो ये क्लॉकवाइज घुमाएगा। क्लॉकवाइज का मतलब ब्रैकेट में मैं इसको क्या लिख दे रहा हूँ, C। ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो यार इस तरह से हम किसी भी बॉडी में टॉर्क पता कर सकते हैं कि टॉर्क उसमें जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो कितना हो रहा है, कौन कौन से ऐसे फोर्सेज हैं जो टॉर्क जनरेट करते हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना आपको। तो इसी तरह से और भी एग्जाम्पल सभी आप देखिए। हाँ, तो अगले एग्जाम्पल में मैं आपको एक इंक्लाइंड प्लेन पर लेके चलता हूँ। ये हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक ये बॉडी है जो कि इस पे क्या करेगी, स्लिप भी कर सकती है
और रोटेट भी कर सकती है, टपल भी कर सकती है। देखिए ये एंगल हमने थीटा ले लिया और इसका मास अगर मान लो m दिया गया है तो इस डायरेक्शन में इसका लगेगा mg का साइन थीटा और इस डायरेक्शन में लगता है mg का कॉस थीटा, क्योंकि जो हमारा mg होता है नीचे उसी को हमने क्या कर लिया है, कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। क्योंकि ये थीटा है तो ज्योमेट्री से ये भी थीटा ही होगा, ज्योमेट्री से ये थीटा होगा, ये थीटा है, इधर वाला 90 माइनस थीटा होगा। देखो ये थीटा है ना, इसको नीचे ऐसे बढ़ा देते हैं, ये नीचे बढ़ा देते हैं, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये एंगल बिल्कुल एक दूसरे से बराबर हो जाएंगे और ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा और इधर वाला क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, क्योंकि पूरा कितना है 90। ओके, तो हमारा इधर mg कॉस लग रहा है, इधर mg साइन लग रहा है। और दूसरी चीज़ बात करते हैं इस पर, मान लो कोई अगर रफ सरफेस है बेटा तो फ्रिक्शन भी लगना बनता है, फ्रिक्शन भी इसमें चलो लगा दिया हमने। ठीक, तो अब क्या है कि अगर कभी ये बॉडी रोटेट करने की कोशिश करेगी, अगर कभी रोटेट करेगी यार, कभी अगर ये गिरती है टपल करेगी, तो ये वाला जो पॉइंट है नुकीला पॉइंट, ये एक्सिस का काम करेगा, तो ये हमारी बन जाएगी एक्सिस। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, एक्सिस, क्योंकि इसी एक्सिस के अबाउट ऐसे ये घूमेगा। ओके, अच्छा ये जो बॉडी मैंने ली है ना, तो ये बॉडी हमारा एक सपोज क्या है, क्यूब, और इस क्यूब का जो साइड लेंथ है वो कितना मैंने लिया है, a। ओके, तो चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि ये mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा और ये जो आपका है ये किस तरह से टॉर्क जनरेट करता है। ओके, तो बात करते हैं इस mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा की। देखिए अगर ये क्यूब दिया गया है तो ऐसी सिचुएशन में ये जो पूरा a है तो आधा कितना हो जाएगा, a/2। तो mg साइन थीटा का जो टॉर्क आएगा, टॉर्क ऑफ mg साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी, ये वाले फोर्स की इस वाले एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी बन रही है, a/2। तो मैंने यहाँ पर a/2 कर दिया और इनटू क्या लिख दिया, mg साइन थीटा। अब ये जो टॉर्क देगा, ये देखो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा क्योंकि ये एक्सिस है और ये फोर्स इधर करेगा तो ऐसे घूमेगा ये एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉक टॉर्क के लिए हम इसको ब्रैकेट में क्या लिखे दे रहे हैं, AC। ओके, अब बात करते हैं mg cos थीटा की। mg cos थीटा के बारे में जरा देखो, ये हमारी एक्सिस है और mg cos थीटा यहाँ पर क्या करेगा, mg cos थीटा इधर लग रहा है और इस एक्सिस, ये आपकी जो एक्सिस है ना ऐसे होगी, बिल्कुल इस तरह से होगी, तो इस एक्सिस से इस mg cos थीटा पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो ये परपेंडिकुलर देखो उसका आधा होगा, पूरे a का आधा कर लेते हैं, a/2 इंटू mg cos थीटा। अच्छा ये किधर घुमाएगा इसको, ये इधर लग रहा है ना, एक्सिस इधर है, ये इस तरफ घुमाएगा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घुमाएगा तो इसको हम ब्रैकेट में क्या लिखे दे रहे हैं, C। ओके, अब आते हैं अगले फोर्स पे। अगला फोर्स क्या है यहाँ पर, ये है फ्रिक्शन का। ये फ्रिक्शन की जो लाइन है देखो, अगर पीछे बढ़ाएं तो ये एक्सिस को कट कर रही है, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि ये फ्रिक्शन इसी एक्सिस की तरफ से ही लग रहा है। तो बेटा यहाँ पर इसका जो टॉर्क बनेगा वो हो जाएगा 0। पिछले लेक्चर्स में आपको बताया गया होगा कि जो फोर्स एक्सिस को कट करते हैं वो टॉर्क जनरेट नहीं करते हैं, समझ रहे हैं ना आप। तो इस तरह से ये ढेर सारी जो सिचुएशंस हैं ये बताने के बाद अब आपको टॉर्क निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी एग्जांपल्स और भी हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हाँ, तो अगले एग्जाम्पल में देखिए एक रॉड हमने यहाँ पर ली हुई है, ये हमारे पास एक रॉड है और इस रॉड का ये पॉइंट किसी एक स्ट्रिंग से मैंने बांध रखा है और ये वाला जो है ये यहाँ पर इस तरह से मैंने हिंज कर रखा है, लेकिन ये रोटेट कर सकता है। अब ये जो रॉड है इसका मास m है, इसका मास मैंने m लिया है और इसकी जो लेंथ है
वो हमने कितनी ली है L। तो इसका जो वेट होगा इसके मिड पॉइंट पर किधर लगना है, नीचे, और ये जो रस्सी है इसका जो टेंशन है ये लगना है ऊपर। ठीक ठीक, ओके। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है ये पूरी लेंथ की आधी होती है ना, आधी होती है भाई, हाफ हाफ, ओके। और ये जो सिचुएशन अभी ये रॉड जिस तरह से दिखाई गई है तो ये वर्टिकल से कुछ एंगल बना रही है और वो एंगल कितना है, थीटा। ठीक, चलिए अब हमें क्या निकालना है यार, जितने भी बल यहाँ पर फोर्सेस आपको दिख रहे हैं उन फोर्सेस का क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। चलिए इस mg का टॉर्क निकालते हैं। तो mg का टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा ये जो हमारा mg है इनटू एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आपको एक बात ये जानना है कि यार एक्सिस आपने मानी कहाँ है, चूज कहाँ पर किया है। अगर आपने ये लेट करा है कि यह आपकी क्या है, एक्सिस, तो इस एक्सिस से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर यार यहाँ से ये परपेंडिकुलर बना दिया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका। देखिए ये वाला कितना है, L/2, और ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अच्छा ये एंगल थीटा था ना यहाँ पर, ये ऊपर वाला ये वाला आपका थीटा है, तो ये एंगल अगर थीटा हो जाएगा तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, थीटा। ध्यान दे ये लाइन वर्टिकल है, ये लाइन वर्टिकल है, और ये आपकी एक लाइन जो है ये इसको कट कर रही है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। यार ये L/2 है और ये थीटा है, थीटा के सामने का जो साइड होता है वो होता है हमेशा L/2 का क्या, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी बन गई, ये हो गई L/2 का साइन थीटा। समझ रहे हैं आप। और दूसरी चीज सुनो, जो आपका दूसरा वाला फोर्स होगा, ये वाला जो फोर्स है ये टेंशन वाला, इस टेंशन वाले लाइन पर अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। यार ये पूरी लेंथ कितनी है, ये पूरी लेंथ आपकी है L। यार ये थीटा तो ये भी तो थीटा ही है ना, ये भी तो थीटा ही है। तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, जितना भी ये लिखा जाएगा उसका क्या, साइन थीटा। L का क्या, साइन थीटा। ओके, तो ये डिस्टेंस आपको पता चल गई है। चलिए तो पहले mg का टॉर्क निकालते हैं। mg का टॉर्क कितना आ जाएगा, mg इंटू ये डिस्टेंस कितनी आपने बताई थी अभी, L/2 का साइन थीटा। अच्छा ये वाला mg किस डायरेक्शन में इसको घुमाने की कोशिश करेगा, ये क्लॉकवाइज घुमाएगा यार। तो क्लॉकवाइज के लिए क्या लिख दिया मैंने, C लिख दिया। ओके, अब इस वाले पॉइंट पर आ जाओ। ये वाला जो पॉइंट है ये देखो, ये फोर्स ऊपर लग रहा है, मतलब ये इस रॉड को किधर घुमाने की कोशिश में है, एंटी क्लॉक, ऊपर इस तरह से। तो ये आपका जो टाउ आएगा किसका, टेंशन का, ये कितना हो जाएगा, ये T, और इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी बताई थी अभी, L का क्या, साइन थीटा, और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने टॉर्क निकाल लिया है, mg का टॉर्क और टेंशन का टॉर्क। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन कैसे भी दिया जाए, टॉर्क कैलकुलेट करने वाला हम लोग बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला एग्जांपल देखते हैं। अब मैं कंसीडर कर रहा हूं एक रॉड। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक रॉड है, और इस रॉड का कुछ मास m है, तो इसके मिडिल पॉइंट पर इसका वेट लगेगा नीचे, और इस रॉड के दोनों एंड्स को मैंने दो अलग अलग स्ट्रिंग के सहारे मैंने इनको क्या कर दिया है, एक रूप से इनको हैंग करा दिया है, लटका दिया है। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट इसको A लिखा और इसको क्या लिखा, B, और इसके इस पॉइंट पर मैंने एक अलग से क्या करा है, एक छोटा सा वेट इस पे लटका दिया है, और ये वेट है स्मॉल mg का। ध्यान देंगे आप लोग। तो ये वाली रस्सी का जो टेंशन है वो T है, T1 ले लिया, इसका T1 ले लिया, इस वाली रस्सी का टेंशन T2 ले लिया, इसका टेंशन T2 ले लिया, और फिर हमें क्या करना है भाई, ये यहाँ से यहाँ तक L/4 और यहाँ से यहाँ तक L/2। ओके, ये हमने लिख लिया है, सारी डिस्टेंस और सारे फोर्सेस मैंने बना दिए।
अब देखिए आपको जितने भी फोर्सेस नज़र आ रहे हैं, ये टेंशन भी फोर्स है, ये T2 भी फोर्स है, ये mg भी है, ये कैपिटल mg भी है। तो अब आपको सबसे पहले एक एक्सिस लेना होगा और मैं मानता हूँ कि ये जो हमारा A है यही पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्सिस वाला। तो अगर इसको एक्सिस मान लेते हो तो ये जो T1 है ये टॉर्क नहीं देगा, इस T1 का टॉर्क क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि T1 जो है वो इसी पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, इसको कट कर रहा है। ठीक है, तो इसका टॉर्क 0 हो गया। चलिए अब mg, स्मॉल mg का टॉर्क देखते हैं। स्मॉल mg का जो टॉर्क हो जाएगा तो mg जो फोर्स लग रहा है इस mg का इस एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा कितना बनेगा, L/4। तो इसको L/4 से मल्टीप्लाई करा दिया तो इसका क्या आ गया, टॉर्क। अच्छा, ये किस डायरेक्शन में टॉर्क देगा भाई, ये नीचे लग रहा है ना, ये क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा तो ये टॉर्क आपका क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। ओके, चलिए अब ये लग रहा है यहाँ पर mg, ये जो mg है इसकी यहाँ से कितनी डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, L/2। तो इसका जो टॉर्क लोगे कैपिटल mg का तो वो कैपिटल mg और इंटू L/2 हो जाएगा। और ये भी आपका देखो इस तरह से घुमा रहा है, इसको इस तरह से घुमाएगा, फोर्स इधर लगा रहा है तो इसका टॉर्क किधर हो जाएगा, क्लॉकवाइज। ओके, आगे बढ़ जाइए T2। अब जो T2 है ये ऊपर लग रहा है, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश में लगेगा तो इसका जो टॉर्क हो जाएगा T2 का तो इक्वल टू हो जाएगा T2 इंटू ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, L, कितनी है, L। तो यहाँ T2 इंटू L कर दो और ये इसको किस डायरेक्शन में घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आप क्या लिखेंगे, इस तरह से टॉर्क लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें ढेर सारे एग्जांपल्स देखे जिसमें टॉर्क निकालना बहुत आसान है यार, कुछ भी नहीं है। अभी तो मैंने रोटेशनल की शुरुआत करी है यार, एक एक चीज़ की गहराई में जाएंगे और आपको बहुत कुछ बताएंगे। ठीक है, बस आप बने रहिएगा। अभी मैं आपको एक रोलिंग मोशन में टॉर्क निकालना बताता हूँ। जैसे एक कोई अगर आपको इस तरह से इंक्लाइन प्लेन दिया गया है, ये एंगल थीटा है और ये कोई स्फीयर है जो कि रोल करता हुआ कहाँ आएगा, नीचे। तो जब ये रोल करता हुआ नीचे आएगा तो नीचे के डायरेक्शन में फिलहाल इसका जो mg का साइन थीटा लगता है, ये बात आपको पहले से पता है। अभी थोड़ी देर पहले कोई भी बॉडी होगी अगर इंक्लाइन प्लेन पर तो उसका mg का साइन थीटा इधर लगना है और mg का जो कॉस थीटा है वो किधर लगना है, वो इधर लगना है। जब ये बॉडी रोल करेगी तो रोलिंग के दौरान इस पर जो फ्रिक्शन लगता है वो ऊपर की तरफ, इस तरफ फ्रिक्शन लगता है। और अगर नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन किधर लगता है, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये मैंने इस पर लगने वाले सारे फोर्सेस दिखा दिए हैं। और ये जो भी स्फीयर होगा तो इसकी एक रेडियस हमने लेट कर ली है, इसकी रेडियस कितनी है, r। ओके, अब क्या करना है देखिएगा, अब सारे फोर्सेस का हम क्या निकालने वाले हैं, टॉर्क। चलिए 1 बाय 1 शुरू करते हैं। तो ये जो पहले तो आप सिलेक्शन कर लो यार, एक्सिस आपकी है कहाँ। इसकी जो एक्सिस है वो एक्चुअली इसका सेंटर है। क्या है इसका सेंटर, इसी सेंटर के अबाउट ये रोटेट करेगी। तो सेंटर के अबाउट अगर रोटेट करेगी यार तो एक बात बताना मेरे को, ये जो mg साइन थीटा है, इस mg साइन थीटा का जो लाइन है वो तो सेंटर को कट कर रहा है ना यार। n नॉर्मल रिएक्शन, इसको देखो ये भी लाइन सेंटर को कट कर रही है ना। ये देखो इसका mg cos थीटा ये भी सेंटर को कट कर रहा है यार, ये तीनों सेंटर को कट कर रहे हैं। तो मैं तो ये लिखने वाला हूँ टाउ का mg साइन थीटा इक्वल टू टाउ का mg cos थीटा इक्वल टू टाउ नॉर्मल इक्वल टू 0। क्योंकि यार जो फोर्सेज एक्सिस को कट करते हैं वो कभी भी टॉर्क जनरेट नहीं करते हैं। ओके, बाकी बचा एक फ्रिक्शन, जरा देखते हैं। तो अगर इस फ्रिक्शन का टॉर्क निकालेंगे तो फ्रिक्शन की जो लाइन है उसके सेंटर से जब परपेंडिकुलर डालोगे तो रेडियस के बराबर आएगा। रेडियस कितनी मान ली है आपने, r। तो यार ये जो आपका F इंटू r आ रहा है वही क्या है, इसका टॉर्क है। ठीक है, वही इसमें टॉर्क जनरेट करेगा। तो रोलिंग बॉडी में किस तरह से टॉर्क निकालते हैं ये आपने देखा। ठीक है, तो अगले एग्जाम्पल में कुछ और देखते हैं।
हाँ, तो अगले एग्जाम्पल में क्या करते हैं कि हम लोग एक लेते हैं रॉड। देखिए ये एक रॉड है जो कि बिल्कुल वर्टिकल यहाँ पर स्टैंड है, बिल्कुल एक सरफेस लिया है और ये सरफेस जो है वो फ्रिक्शन है इस पे, म्यू इसका जो है क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, और चीज़ देखिए ये जो रॉड है ना, तो इस रॉड का ये जो यहाँ से यहाँ तक ये मैंने 4 मीटर दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक मैंने कितना दिया हुआ है इसको, 2 मीटर। ठीक है, ये 4 मीटर है और ये 2 मीटर है। एक्चुअली मैंने 2 पार्ट में इसलिए डिवाइड कर दिया है क्योंकि बीच में यहाँ पर मैं इस पर एक फोर्स लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ, फोर्स। और ये जो रॉड होगी तो इस रॉड का जो अपना खुद का मास होगा वो मास हमने दे दिया है m। ठीक है, ओके। तो और यहाँ पर देखो जब ये फोर्स आप लगाएंगे तो इसमें जो जितने भी फोर्सेस आपको सारे लगते हुए दिखेंगे उन सारे फोर्सेस की वजह से मुझे क्या निकालना है, टॉर्क निकालना। ओके, देखिए एक तो मैंने फोर्स लगाया, एक तो इसका खुद का वेट मतलब ये मास m है ना, mg लगना बनता है। ये कितने मीटर की है, 4 2 6 मीटर की है, तो 4 2 6 मीटर की है तो इसका सेंटर कहाँ होगा, 3 मीटर ऊपर, तो 3 मीटर ऊपर इसका वेट लगेगा mg। तो यार यहाँ पर 3 मीटर ऊपर ये है आपका, तो यहाँ पर मैंने नीचे क्या बना दिया, इसका वेट mg बना दिया। पहला फोर्स F तो मैंने लगाया ही था, ये mg हो गया। अब यार एक काम करते हैं, ये जो भी रॉड है जब फोर्स लगेगा तो यहाँ पर ये देखो ये फ्रिक्शन है ना, तो जितना फोर्स लगाओगे उसी हिसाब से पीछे क्या लगेगा, फ्रिक्शन भी लगेगा। उसी हिसाब से पीछे क्या लगेगा, फ्रिक्शन। तो यार फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे। ठीक है, फ्रिक्शन आपका किधर लग रहा है, पीछे। तो इस तरह से तुरंत उस समय, तो यार हमें क्या करना है ना, हमें इसका टॉर्क निकालना है। अब टॉर्क निकालने के लिए सारे फोर्सेस का टॉर्क, तो कोई ना कोई एक एक्सिस तो चूज करिए। तो यार एक्सिस को मैंने मान लिया कि इसका जो सेंटर है, क्या है इसका जो सेंटर है, सेंटर ऑफ रॉड, उसको मैंने मान लिया एक्सिस। तो चलो एक्सिस का सेंटर बेटा यहाँ पे है, तो इस एक्सिस को ये वाला जो mg है ये कट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है। तो अगर ये कट करेगा तो इसका जो टॉर्क होगा क्या होगा, 0। तो इसका टॉर्क मैंने क्या लिख दिया, टाउ ऑफ mg इक्वल टू 0। ओके, तो इसका 0 हो गया। चलिए f का देखते हैं भाई, f का निकालेंगे तो टाउ ऑफ f इज इक्वल टू, देखो f का जो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये पूरा 3 मीटर है ना, ये पूरा 3 है और ये 2 है, तो ये कितना है, 1। तो हमने क्या करा, फोर्स में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आया यार, f ही आ गया ना, ये f ही आ गया। ओके, अब एक और चीज़ देखो, अब ये जो फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन का टॉर्क निकालते हैं। अब ये जो फ्रिक्शन, इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह है और अगर हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो यार 3 मीटर दूर ही तो है, 3 मीटर नीचे है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख देना है, f इंटू 3। ओके, f इंटू 3। तो इस तरह से हम लोग सारे फोर्सेस का टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ढेर सारे हमने आपको एग्जांपल्स कराए हैं। ठीक है, उम्मीद है काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 और कराने की ज़रूरत है। चलिए करते हैं। हाँ, तो आपको अगला एग्जाम्पल जरा देखिएगा। अगला एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, ये आपकी जो बॉडी है, ये जो धागे की रील होती है उस तरह का है और यहाँ पर मैंने एक फोर्स इस पर लगाया हुआ, ये फोर्स इस डायरेक्शन में है और ये एक जो है रफ सरफेस पे है। ओके, तो जब ये फोर्स लगाएगा और ये जो है ये घूमेगा, तो इसके घूमने की वजह से ये जो अर्थ है ना, इसको किस तरफ ये प्रेस करेगा, इस तरफ। तो इस पर एक फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा जो कि किस डायरेक्शन में होगा, पीछे। ध्यान दें, ये जब इस तरह से घूमेगा तो ये अर्थ को आगे की तरफ प्रेस करेगा, या जो स्लिपिंग होगी, स्लिप आगे का डायरेक्शन होगा जिसमें ये स्लिप कर सकता है। तो फ्रिक्शन हमेशा स्लिपिंग के क्या होता है, अपोजिट में लगता है। तो फ्रिक्शन मैंने इधर बना दिया। अब इसके अंदर वाले की जो रेडियस है वो है r1 और जो बाहर वाले की रेडियस है वो कितनी है, r2। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसका टॉर्क निकालना है।
तो यार टॉर्क के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, एक्सिस, और उसके बाद देखना होता है कितने फोर्सेस इस पर लग रहे हैं। तो बेटा हमने क्या मान लिया, एक्सिस के लिए हमने क्या सिलेक्शन ले लिया, इसका जो सेंटर है उसी को हमने मान लिया इसकी एक्सिस, इसका सेंटर ही इसकी एक्सिस है। और इसके जो फोर्सेस लग रहे हैं, ये देखो हमारा फोर्स F लग रहा है, तो इसका जो टाउ F है वो देखो कितना हो जाएगा। तो ये जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ और ये डिस्टेंस इसकी परपेंडिकुलर r1 है, तो F इंटू r1 लिख दिया। अब यार इस एक्सिस के अराउंड अगर देखें तो ये इसको इस तरह से घुमाने की कोशिश कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश में है, तो इसको क्या लिख दिया, AC। ओके, अब आइए नीचे वाले फ्रिक्शन पे। अब ये जो फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा, तो फ्रिक्शन देखो इधर लग रहा है ये, तो ये इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश में है, तो यार घुमाएगा भले नहीं, लेकिन ये टेंडेंसी है घुमाने की, इस तरह से ये घुमाने की कोशिश में है। तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से है वो कितना है, r2, तो इसको हमने क्या लिख दिया, F इंटू r2, बस टॉर्क हो गया, निकल गया। तो यार कभी भी कोई भी बॉडी हो, अभी देखो कैलकुलेशन बड़े वाले और अभी बाकी हैं, अभी आपको जो पूरा और धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो हम कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करते जाएंगे, ठीक है।